हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम दीपक भैया। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो इस साल जेईई मेंस 25 में क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चालू करते हैं मेरे बच्चा। ये क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा कि इन दोनों की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना। ठीक है, तो हमसे ये बोला है कि सर ये यू एंटर करती है और यू निकल जाती है, लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड रहती है। ठीक है, तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। समझ में आई क्या होगा सबको? तो अगर मैं बोलूँ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है आप लोगों को दैट इज इक्वल टू 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन पर कूलम बनाने के लिए। तो हमसे पूछा है कि सर जब वो बाहर निकलती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है। ठीक है ना, तो इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा? वर्टिकल कंपोनेंट जो आया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सर टाइम कितना लगा होगा क्रॉस करने में, तो टाइम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 की पावर 6। तो आंसर आ जाएगा 1/10 की पावर 7 सेकेंड्स। क्या इतना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन इतने टाइम में मेरे चार्ज को कुछ वर्टिकल वेलोसिटी मिल चुकी होगी जिसकी वजह से वो बाहर निकला होगा टेढ़ा। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, अगर आप सोच पाएंगे होगी क्या आप, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी दैट वुड बी, इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकल 0 है, तो आंसर हो जाएगा ए वाई इंटू टी। ए वाई को लिखूंगा ई बाय एम इंटू टी। ई कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? ई हो जाएगा चार्ज, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, 9.1 इंटू 100 डिवाइड बाय मास। मास सबको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, समझ में आ गया? इंटू टाइम, टाइम कितना है? 1/10 की पावर 7। टाइम है हमारा 1/10 की पावर 7। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9.1 से 9.1 कट गया। ठीक है, ये 31 ऊपर जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 और 10 की पावर 7 कट के बचेगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 और 2 बचेगा 10 की पावर 7। 1.6 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हो, या लिख सकते हो 16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? हो गया ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है सबके लिए? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन क्या है? फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल का है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑन द एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये रहा डाइपोल। द डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग एक्स एक्सिस। डाइपोल मोमेंट किस साइड है? एक्स एक्सिस के अलोंग। इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर V नॉट एंड E नॉट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है 2kp बाय आर क्यूब। 2kp बाय आर क्यूब। समझ में आ रहा है? 2kp बाय आर क्यूब। हमसे बोला गया कि सर E नॉट और V नॉट पोटेंशियल है, देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ऑन द y एक्सिस। अच्छा, इस वाले पे ध्यान से देखिए, इस वाले पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है kp बाय आर क्यूब। आर डिस्टेंस होता है, लेकिन इन्होंने 2r दे रखा है तो हम 2r क्यूब लेंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? और पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0। पोटेंशियल 0 क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव से डिस्टेंस होता है वो सेम होता है।
तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो सर 0 0 0 0 0 0 दो में है, एक तो इस वाले में है और एक इस वाले में है। तो सर जो आंसर होगा वो बी या डी में से होगा, ये तो पक्का है। आंसर तो पता चल गया, इन दोनों में से एक होगा। अब एक बार देख लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। तो सर अगर मैं उसकी बात करूं, किसकी, ई नॉट की, ई नॉट जो दे रखा है, ई नॉट जो दे रखा है वो है ही क्या, ई नॉट जो दे रखा है, ई नॉट जो दे रखा है हमें, मैं बोल सकता हूं ई नॉट इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, और हमारा जो ई डैश है जो हम बी पे निकालना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू के पी बाय 2 आर का क्यूब। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के पी बाय 8 आर क्यूब, या मैं कह सकता हूं 2 के पी बाय आर क्यूब इंटू 1/16, या मैं कह सकता हूं ये ई नॉट बाई 16 होना चाहिए, ई नॉट बाई 16 होना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ आंसर ई नॉट बाई 16 होना चाहिए। वैसे तो असलियत में तो आंसर माइनस ई नॉट बाई 16 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होगा वो। इतना हम मेंस में इतना स्पेसिफिक नहीं होकर चलते कि सर माइनस साइन नहीं है तो हम टिक नहीं करके आएंगे, गलत होगा, ऐसे नहीं करेंगे मेंस में, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने मैग्नीट्यूड की बात करी होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है सबके लिए? तो आंसर हो जाएगा ई नॉट बाई 16। क्लियर है मेरे बच्चा? ईजी क्वेश्चन था हमारे लिए। अगला, मेरे ख्याल से इसका कोई आंसर मैच नहीं किया था, बोनस गया था ये, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर से क्या है। अ पॉजिटिव आयन ए एंड नेगेटिव आयन बी हैज चार्जेस इतना एंड इतना। तो हमारे पास Q1 भी है और हमारे पास Q2 भी है, एंड मासेस इतना एंड इतना, तो हमारे पास M1 भी है और हमारे पास M2 भी है। एट एन इंस्टेंट द आयंस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r, डिस्टेंस कितना है, r है। एट एन इंस्टेंट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी M1 M2 बाय r स्क्वायर। अगर मैं रेशियो लूंगा तो k Q1 Q2 बाय जी M1 M2 बचेगा, r स्क्वायर तो कट जाएगा। तो एक बार बस उसी का रेशियो ले लेता हूँ, यही तो पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान से सुन लो, k की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 इंटू Q2 हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय जी हमें दे रखा है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। M1 कितना दे रखा है, 19.2 इंटू 10 की पावर -27। M2 कितना दे रखा है, 9 इंटू 10 की पावर -27। अगर आप देखोगे तो जो फिगर्स दे रखी हैं वो ऐसी दे रखी हैं कि कट जाएंगी, लेकिन आंसर कोई मैच नहीं किया था, गलती हो गई थी, तो बोनस हुआ। ध्यान से देखिए, 9 से 9 गया, 6.67 से 6.67 गया, 9.6 का डबल होता है 19.2, तो यहाँ 2 आ गया। अच्छा अब ये देखिए, ये 10 की पावर -10, ये हो जाएगा 10 की पावर -20, ऊपर फाइनली हो जाएगा 10 की पावर -20। समझ में आ गया ये तो? और यहाँ हो जाएगा 27 हो जाएगा, 40 47 54, 54 और 11, 54 और 11 और ले जाऊंगा तो हो जाएगा 55 65, 10 की पावर -65। तो आंसर जो जा रहा था वो जा रहा था हाफ इंटू 10 की पावर 45 कुछ, लेकिन ऐसा कोई आंसर था नहीं यार। उन्होंने कहा p इंटू 10 की पावर -13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो ये तो इंटीजर आ नहीं सकता, तो ये गलत था क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन गलत था वो ठीक है, लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं तो समझ में तो आ गया कि क्या करना है। इजी क्वेश्चन था, मेंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -7,0,0,0 7,0,0,0 सेंटीमीटर में है, गिवन दैट एप्सिलॉन नॉट इतना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पॉइंट चार्जेस के लिए k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। k कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -6,
क्यू रू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, माइनस साइन मैं आखिरी में लगा दूंगा, डिवाइडेड बाय आर, आर में चलेगा 14 इंटू 100 क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। तो आंसर अगर देखा जाए, देखना जरा, 9 7 से क्या हो जाएगा हमारा, या अच्छा 7 14 भी है तो ये 2 काट दो, ये 2 काट दो, आंसर हो जाएगा 18 इंटू 9 और -6 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और -6 कितना हो जाएगा -1, तो डिवाइडेड बाय या 1/100 कर दो, 1/10 सॉरी, तो आंसर जो आ जाएगा वो -1.8 जूल्स आ जाएगा। 5 और -6 -1 हो जाएगा ना, तो एक नीचे 1/10 रह गया, तो आंसर 1.8 जूल है, लेकिन एक चार्ज नेगेटिव में था तो फाइनली आंसर माइनस में आना चाहिए, तो आंसर -1.8 जूल है। ये भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is fastened to one end a of a massless string having equilibrium length L. Equilibrium length कितनी है, L है, और वो उससे लगा हुआ है, ठीक है। whose other end is fixed at a point O. दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिक्स है। The whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest. Initially किस पे है, रेस्ट पे, इंपॉर्टेंट है। If the uniform electric field is switched on along the direction as shown in the figure, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा x डायरेक्शन में towards the right है। Then the speed of the particle when it crosses x axis. तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी जब वो क्या क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा। तो अगर आप सोच पाएंगे, जब वो एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा, मान लो वो यहाँ पर आ गया, मान लो वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया। तो अगर वो यहाँ पर आ गया मेरे बच्चा, तो इतना एग्री करिए कि सर इसमें जो वर्क डन बाय टेंशन होगा वो 0 होगा। तो अगर वर्क डन बाय टेंशन होगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, इस केस में कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रही है, और Q इंटू ई हमेशा इस डायरेक्शन में है। सर वो पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया। अगर ये L था, ये cos 60 था, तो पहले उसकी x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट थी वो L/2 हो गई थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या Q E L/2 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हाफ से हाफ गया, तो v जो आ गया मेरे बच्चा वो आ गया Q E L बाय m का अंडर रूट, Q E L बाय m का अंडर रूट हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि जैसे ही इस पे लगेगी ये इधर भागना चालू करेगा, समझ में आ रहा है या नहीं। तो सर ये इधर भागना चालू करेगा, ये और धक्का देना चालू करेगा, लेकिन टेंशन इसको आगे जाने की जगह घुमा देगी, तो ये घूम के यहाँ पे होके टाइट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में अगर देखा जाए तो वो L/2 L/2 x कोऑर्डिनेट पे बैठा था और फाइनली कितने पे आ जाएगा, L पे आ जाएगा। तो कितना मूव करा, L/2 मूव करा x में। समझ में आ गया मेरे बच्चा। टेंशन का वर्क डन 0 क्यों होता है, क्योंकि टेंशन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो उन दोनों के बीच में अगर मैं T.S करता हूँ तो आंसर 0 आ जाता है मेरे बच्चा, ठीक है। तो फ्लक्स का क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2, ये वाला जो चार्ज है ये है हमारा लाइन चार्ज, छोटा सा। A line charge of length a/2 is kept at the center of the edge BC of a cube ABCDEFGH having edge length a as shown in the figure, ठीक है। तो हमारी जो edge length है क्यूब की वो a है, और उसके सेंटर पे a/2 पे एक लाइन चार्ज रखा हुआ है। If the density of line charge is lambda coulomb per unit length, then the total electric flux through all the faces of the cube will be, हमें बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, ठीक है मेरे बच्चा। तो एक बार देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे इस क्यूब को एक बड़े क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसे एक बड़े क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो क्या सबको ये दिख रहा है कि ये एक क्यूब भी नहीं है, क्यूबॉइड हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया ये। तो अगर ये क्यूबॉइड हो गया मेरे बच्चा, मैंने 3 क्यूब्स और जोड़े ताकि ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। समझ में आ गया। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये हाइपोथेटिकल क्यूबॉइड है, ये जो लाइन चार्ज है उसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि सर, हमें ये पता है
कि जो टोटल फ्लक्स होता है, वो होता है Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूं टोटल क्यूबॉइड से जो फ्लक्स हो जाएगा दैट वुड बी Q enclosed। Q enclosed हो जाएगा लैम्डा इंटू A/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ गया मेरे बच्चा, लैम्डा इंटू A/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये किससे फ्लक्स होगा? ये फ्लक्स होगा इस हाइपोथेटिकल क्यूबॉइड से सर। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूं बाय सिमेट्री जो ABCDEFGH वाला क्यूब है, सेम क्यूब आर दिस एंड दिस। तो मैं कह सकता हूं कि सर चारों से फ्लक्स इक्वल जाएगा। अगर चारों से फ्लक्स इक्वल जाएगा तो एक क्यूब से फ्लक्स कितना जाएगा? इसका 1/4 जाएगा। तो जो फ्लक्स हमारे क्यूब से जा रहा है या जो फ्लक्स हमें चाहिए वो इस फ्लक्स का 1/4 होगा। या आंसर हो जाएगा लैम्डा A डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। आंसर हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, हो जाना चाहिए था सबसे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -4 एंड 4 माइक्रोकूलम कंस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्या बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। आर प्लेस्ड एट -9,0,0 एंड 9,0,0। तो एक एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है -9 पे, एक एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है +9 पे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर या 0.18 मीटर। समझ में आ गया? तो हमसे बोला गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दे रखी है जिसमें वो रखा गया है। द वर्क डन बाय डायपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्रीज। तो हमें 180 डिग्री अगर इसे घुमाना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? समझ में आ गया? तो सर अगर हमें कुछ नहीं कह रखा होता तो हम ये मानते हैं कि सर जब हम घुमाते हैं किसी भी चार्ज को या किसी भी सिस्टम को तो हम स्लोली रोटेट करते हैं। अगर हम स्लोली रोटेट कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि सर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट वुड बी द वर्क डन बाय अस। समझ में आ गया मेरे बच्चा? तो अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रखा हुआ था। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? -P cos 0 कितनी हो गई? 1। और वो जो फाइनली था वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आ गया। तो उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी -P cos 180 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -1। तो आंसर आ जाएगा P। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, वो 2PE के बराबर हो जाएगा। तो इतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लानी है सर। अगर इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लाने तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगा? हम करेंगे सर। तो वही तो तुमसे पूछा है फाइंड द वर्क डन। तो जो वर्क डन हो जाएगा सर वो तो आसान है, वो आप उससे भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। अभी हम स्लोली लेके जाते हैं, बोलता नहीं है कोई लेकिन हमें मानना पड़ता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 2 इंटू ई कितना हो गया? 10⁴। सर अब P बचा है। P वेक्टर क्या होता है? P का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एक का Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 9 नहीं होगा, डिस्टेंस होगा 18। तो आंसर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100। तो एक बार देख लेते हैं कोई आंसर मैच कर रहा है तो। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू 18 करना है। समझ में आ गया? 8 इंटू 18 कर लो या 18 इंटू 4 कर लो तो 72 हो गया। 72 इंटू 2 144 हो जाएगा। तो 144 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻4 10⁻⁻4 हो जाएगा। समझ में आ गया? या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसे 14.4 इंटू 10⁻³ जूल्स कर दूं, या मैं इसे 14.4 मिली जूल्स लिख सकता हूँ। 14.4 मिली जूल्स लिख सकता हूँ। तो आंसर थर्ड पार्ट हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, मेंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था सबसे। ठीक है, इस सेट में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, इजी वाली रखे हैं। दूसरे सेट में डिफिकल्ट मिलेंगे आपको एक सेट में। ठीक है, तो ज़रा ये क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा था, क्या लोचा था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी समझ जाओगे क्वेश्चन पढ़ के। हमसे बोला गया है स्क्वायर ऑफ लूप ऑफ साइड्स a इज इक्वल टू 1 मीटर। ये स्क्वायर लूप है, इसका साइड है 1 मीटर, इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज q 1 कूलम। तो ये q कितने का? 1 कूलम का। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज, हमें फ्लक्स बताना है लेकिन इस शेडेड रीजन से, इस वाले शेडेड रीजन से हमें बताना है कि सर फ्लक्स कितना है। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ सर, फ्लक्स तो बता देंगे, पहला लोचा क्या है? पहला लोचा ये है कि सर ये नहीं बताया गया कि ये जो चार्ज है ये कितने डिस्टेंस पर है। ये जो चार्ज है ये कितने डिस्टेंस पर है,
तो हमने a/2 मान के सॉल्व किया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो ऐसे दिखते हैं वो a/2 के होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में लोचा है, बिल्कुल लोचा है, लेकिन अगर a/2 होता तो आंसर कितना होता, मैं वो निकाल रहा हूँ। अगर a/2 होता तो एक हाइपोथेटिकल क्यूब बन सकता था, उस हाइपोथेटिकल क्यूब के सेंटर पे होता, हाइपोथेटिकल क्यूब के सेंटर पे होता तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होता वो होता q/6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी q/एप्सिलॉन नॉट, और वन फेस से जो होता वो आंसर कितना होता है q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर हाइपोथेटिकल क्यूब है और ये उसके सेंटर पे रखा है तो फ्लक्स थ्रू दिस फेस इज इक्वल टू q/6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? लेकिन सर टोटल फेस से थोड़ी पूछा है, सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन से पूछा है। समझ में आ गया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका और इसका तो सेम ही होगा, सिमेट्रिकल है नीचे वाला और ऊपर वाला। समझ में आ गया या नहीं आ गया? या मैं कह देता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, सिमेट्रिकली कर दिया मैंने। तो जो फ्लक्स ऑफ शेडेड हो जाएगा, ध्यान से सुनना क्या करा मैंने, वो होगा q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 इंटू 2.5। 1/4 क्यों, इसको 4 में डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करके 2.5 वाला रीजन ले लिया, 1.5 से नहीं पास कर रहा तो मैंने यूनिटरी मेथड कर दिया। समझ में आ गया? तो जो आंसर होगा इसका वो होगा q/548 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि p की वैल्यू क्या है, तो p जो आ जाएगा आंसर वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ गिवन दैट कि ये सर डिस्टेंस a/2 है, अगर a/2 नहीं दे रखा तो कुछ और आंसर होगा, फिर हम नहीं निकाल पाएंगे, ये इसी के लिए आएगा। समझ में आ गया ना? तो फिर q/6 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मेंस में बहुत सारे आ रखे हैं, अगर आपने मेंस आर्काइव करी होगी तो आपको आइडिया होगा। अ स्मॉल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर, किससे कांटेक्ट में, आइडेंटिकल स्फीयर में, बट हैविंग अ चार्ज 4 × 10⁻⁸। तो सर जब दो कंडक्टर्स जो सेम होते हैं, एक पे चार्ज q होता है, एक पे 0 होता है, दोनों को कांटेक्ट में रखता हूँ, तो फाइनली दोनों पे चार्जेस जो हो जाते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर दो स्फीयर से और दोनों पे जो चार्जेस हो गए वो हो गए 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसमें भी कितना हो गया, 2 × 10⁻⁸ कूलम। ये तो क्लियर है। फिर हमसे बोला गया एंड देन रिमूव टू अ डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज इतना। फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी आ गई दोनों के बीच में, तो हमसे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा है, आराम से हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फोर्स 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू के कितना है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 इंटू Q2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय r²। तो 9 से 9 क्या, 10⁻³ यहाँ पे जाके 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 और 10⁻16 कितना हो जाएगा, 10⁻4। तो जो r² आएगा या r जो आएगा वो 2 × 10⁻² आ जाएगा। ये मीटर में होगा तो सेंटीमीटर में करूंगा तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्लियर है मेरे बच्चा? आसान था, ये भी हो जाता, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम मिनिमम लिख के कर पाए। ठीक है, तो हम मिनिमम लिखने की कोशिश करेंगे। आपको भी इतना दिमाग में होना आना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या सर कुछ समझ में आता। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आराम से। ये पोटेंशियल एनर्जी का है, कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2। कॉन्फ़िगरेशन 1 है जिसमें 4 चार्जेस चारों एजेस पे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, और कॉन्फ़िगरेशन 2 में 4 चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं, मिड पॉइंट्स पे रखे हुए हैं स्क्वायर के। In the first configuration 1, the shown in the figure, 4 identical charges Q0 are kept at the corners ABCD of the square of side length A. चारों के साइड लेंथ A के एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं 4 चार्जेस। In the second configuration, the same charges are shifted to the points G, E, F, H of the square, जो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। If K is equal to इतना, the difference between the potential energies of configuration 2 and 1 is given by। मुझे पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 की, दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं, नए पेज पे कर लेते हैं। इतना कुछ है नहीं, समझ तो गए हो तुम लोग, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ जी, Q Q Q
क्यू। तो एक चीज बताओ, 4 चार्जेस हैं और हमें 2 के पेयर निकालने हैं, तो 4c2 से निकाल सकते हैं, पीएनसी आप लोगों ने कर रखा है। तो 4c2 हो गया 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 6 पेयर्स की एनर्जीज बनेंगी। तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो होगी 6 पेयर्स की। ध्यान से सुनना, पहले की दूसरे के साथ ए डिस्टेंस, दूसरी की तीसरे के साथ ए डिस्टेंस, तीसरे के चौथे के साथ ए डिस्टेंस और चौथी के पहले के साथ ए डिस्टेंस। तो 4 पोटेंशियल एनर्जीज बनेंगी ए डिस्टेंस पे। इन दोनों की एक बनेगी √2a पे और इन दोनों की बनेगी एक √2a पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो फाइनली एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 4 kq² बाय a प्लस 2 kq² बाय √2a। बस बात खत्म, इतने में हो जाना चाहिए। अब नहीं लिख रहा, अब तो हो जाएगा। 4 kq² बाय a, 4 पेयर्स a वाले, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 2 पेयर √2a वाले। समझ में आ गया? अब ये हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मैं फाइनल लिख देता हूँ, फिर दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट आप लोग कर लेना, हो जाएगा काम। तो यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर एक क्यू है। सर ये भी एक स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल एक स्क्वायर बनेगा। और सर जो ये स्क्वायर बनेगा उसकी साइड पता है कितनी होगी? ये है a/2, ये है a/2। ये जो होगा वो होगा a/2 का अंडर इंटू √2, a/2 इंटू √2। समझ में आ गया? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना इसका यार। समझ में आ गया? तो हो जाएगा a/2 इंटू √2। तो ये आंसर हो जाएगा a/√2, a/√2। ये किसकी साइड हो जाएगी? इस स्क्वायर की। तो सर अगर मैं ये एक नया स्क्वायर बन गया जो a/√2 के साइड पे है, तो सर 4 पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी होंगे? 1 2 3 4, 4 पोटेंशियल एनर्जी होंगी जिनका डिस्टेंस होगा a/√2। तो अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आंसर हो जाएगा 4 kq² डिवाइडेड बाय a/√2 प्लस 2 kq² डिवाइडेड बाय 2 कितने पे होंगी? 2 a पे होंगी। ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। बस हो गया आंसर यार। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इन चारों में से कोई सी भी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज आ जाएगी। ठीक है ना? कर लेना, अपने आप हो जाएगा ये तो। अब तो आसान है। ठीक है, अब सुनना, ये है कि सर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, डायपोल मोमेंट इतना, यहाँ पे एक कूलम्ब भी होना चाहिए, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, इनिशियली द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू मेक इट डायपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द फील्ड। ये सेम ही है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन इस सेट में, जे मेंस के सेट्स में। समझ में आ गया? तो समझ में तो आ गया होगा। फिर से वही होगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं सर, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डायरेक्टली 2pe के बराबर हो जाएगा। जो आपने पहले बताया सेम चीज है, 2pe के बराबर हो जाएगा, 2pe के बराबर हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 2, p कितना है? p है 6 इंटू 10⁻⁻6, लेकिन वो सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू e तो सही दे रखा है 10⁻6। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10⁻6 और 10⁻6 तो ये कट गई। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12/100। समझ में आ गया या नहीं आ गया? द वर्क दैट नीड्स टू बी डन ऑन द डायपोल टू मेक इट्स डायपोल मोमेंट। अच्छा, ये c सेंटीमीटर नहीं है, कूलम भी है यार, ये कूलम है। तो ठीक है, तो हमारा 100 गायब हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? हो जाएगा सबसे। ये कूलम है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम है, कूलम मीटर है। तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा, हो जाएगा सबसे। ठीक है, थैंक यू बच्चा।